हम एंटर हो रहे हैं ऑर्गेनिक उनकी क्लब में, जहां वो अपने मुलाज़िमों से मिल रहे हैं। तो हमने डॉक्टर साहब हम आपके जब घर गए तो पता चला कि आप तो ईद पढ़ने के बाद अपने जो बिजनेस है वहाँ चले गए। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक क्लब में जा चुके हैं और अपने मुलाज़िमों की मिल रहे हैं। फिर हमें ये थोड़ा सा लेट हो गया और शाम पड़ने वाली है, तो आपको बाहर ईद का दिन तो भी चल रहा है, तो आपको बड़ी बड़ी ईद मुबारक। आपको भी जी खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी जी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुलाज़िमों को भूले नहीं, घर से लोगों को मिलने के बाद तो फिर आप वहाँ चले गए जहाँ जहाँ जिम्मेदारी थी। बहुत ज़रूरी होता है जी। देखें, ये ईद वाले दिन भी ये अपने घर नहीं गए, इसमें से कई आउट ऑफ टाउन से हैं और यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी अगर निभा रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। सर मुलाज़िमों को बड़ा एहसास होता है कि जो हाँ वो उनका जो एम्प्लॉयर है, जो उनका जो मालिक है, वो उनका हाल हवाल पूछने के लिए, क्योंकि छुट्टी तो हो नहीं सकती और आपके अदारों में छुट्टी नहीं होती, तो आपने एक नया ट्रेंड सेट अब अलीना करती है आपकी बात कि आप सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी कहाँ हो कि यहाँ आए, अब आफ्टरनून हो गई है। बिल्कुल। आपकी क्या रूटीन होती है ईद के पहले दिन, जैसे कि आज का दिन है, तो आप अपनी सरगर्मियों का आगाज़ आपने किया, उसके बाद क्या क्या किया ये बताएं पहले। मेरे ख्याल में यही होता है ईद का दिन। तो सबसे पहले तो ईद की नमाज़, तो ईद की नमाज़ पढ़ के बस फिर ज़रा घर में आके बच्चों को ईद, बच्चों मिलना, फैमिली को मिलना, ये सारा कुछ चलता है। फिर वो ये नहीं भूलना चाहिए कि सवैयाँ, आई एम श्योर आपने भी वो खाई होंगी घर पे बनी हुई। आप तो खैर आप खुद ऑर्गेनिक छोटे पोटों की पोटे वाली भी और हर किस्म की एग्जैक्टली, तो वो सारी ट्रेडिशनल और मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाई और जो सवैयाँ हैं, ये इस ईद की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो वही उस सारी चीज़ों से फ़ारिग हो के फिर आजकल एक्चुअली जो पहले की ईद होती थी वो बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी होती थी और सारा कुछ। अब ज़रा क्योंकि ज़रा फासले बढ़ गए हैं, तो बस फिर उसके बाद एक छोटा सा नैप लिया और फिर नैप लेके वो भी आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया हुआ है। तो फिर उसके बाद जी हम निकले कि हमने कहा कि चलें। लेट नाइट तक आपने कोई आगे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ मुलाज़िम को हमें जाना है। जी। तो सर ये बताएं कि अभी तक आप ईद देते हैं या आपको भी ईद मिलती है? वेल जी, अल्लाह पाक वालदा को सलामत रखें, उनसे ईद जो है वो ज़रूर मिली भी और मिलती भी है, और साथ साथ जो है वो हम देने वाली तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको देनी होती है लाजमन ईद। तो वो घर के बाहर से शुरू हो के घर के अंदर तक, और फिर ये एक्सटेंड होता है, फिर हमारे जो स्टाफ है उनके साथ भी इसी तरह वो होता है। तो ये सारा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद के साथ। वंस अगेन वेलकम बैक इन पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद, होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर। सर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो आप 25 साल जो है वो बाहर रहे हैं, तो फिर बाहर की ईद और पाकिस्तान की ईद में ऐसा क्या ख़ास फ़र्क आपको दिखाई देता है? देखें, बाहर की ईद डेफिनेटली वो एक सबसे पहले तो ये है कि आप फैमिली को मिस करते हैं, दोस्तों को मिस करते हैं। वैसे तो ऑनेस्टली अभी जो है माशाल्लाह पाकिस्तानियों की तादाद फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी, चाहे वो मिडल ईस्ट है, यूरोप में स्पेशली यूके, यूएसए में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन, ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद अब बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी बन गई हुई हैं, तो ईद के ऊपर बड़ी मसरूफियात पैदा हो गई हुई हैं। लेकिन स्टिल जिस तरह का आपका जो कल्चर यहाँ पे है, पाकिस्तान में है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहाँ पे नहीं होते, तो ये आप बहुत मिस करते हैं। जिस तरह यहाँ तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, बाज़ार सज जाते हैं, मतलब ज़ाहिर है कि हमारा बड़ा मेजर किस्म का ये इवेंट है, आप कह सकते हैं कि भाई रोज़ों के बाद। एग्जैक्टली। तो वो ज़ाहिर बाहर तो नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल इसलिए ना ये कह रही कि बाहर की ईदें घर उदास। नहीं बड़ा जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। देखें ना, अब चांद रात वहाँ तो नहीं हो सकती, बल्कि वहाँ पे तो ये सिचुएशन होती है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारी ईद आपको पता है कि वो एक मून की एक्टिविटी से जो है वो चांद दिखाई देगा तो ईद होगी। तो उस वजह से हमें तो जो ईद का हाल है, जहाँ पे ईद पढ़नी है,
उसकी भी हमारी बुकिंग कंफर्म नहीं होती कि जो है कि कौन से दिन होगी, तो वो भी हमें मल्टीपल बुकिंग्स करवानी पड़ती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस आप अदारे में काम कर रहे हैं वहाँ छुट्टी का मसला भी होता होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि नेशनल हॉलीडे तो नहीं होती ईद की, तो ईद के लिए वो भी छुट्टी बिज़नेस है अगर आपका अपना, तो आपने और भी। मैं तो जी आई लेफ़्ट पाकिस्तान एट द एज ऑफ 18। चलो 18 से पहले की बात करते हैं। 18 से पहले तो आप ज़ाहिर वालिदैन के साथ उसको बचपन तो नौजवानी कह सकते हैं, टीनेजर में आदमी खुद नहीं कमा रहा होता, वो ज़ाहिर वालिदैन पर डिपेंडेंट होता है। फैमिली कितनी बड़ी थी, कैसे ईद मनाते थे, या आप बचपन की कोई यादें हो तो ज़रा शेयर करें। कोई ख़ास मेमोरी आपको याद हो वो ज़रूर शेयर करें। श्योर जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली माशाल्लाह मेरी 5 बहनें थीं, एक उनमें से अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये है कि पूरी एक जिस तरह फैमिली होती है एक पाकिस्तान में, तो उसी तरह से तो और बड़ा ही वो इश्तियाक होता था ईद के दिन का, पहले आने का और फिर आने के बाद जो है वो फिर ईदी लेने का, सबसे जो उस एज में एक बड़ा ही शौक़ होता है। आपका तो ये तो नहीं पता कि आप कितना माली लिहाज से मजबूत थे। हमने देखा कि वो जो दौर आप बता रहे हैं उसमें ईद के नज़दीक कपड़े ज़रूरी बनाए जाते थे, सारा साल बेशक ना बनाए जाते, रवायत तो बनाते रहते हैं। बिल्कुल। देखें आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलोंग टू वेरी वेल सेटल्ड फैमिली। तो ये है कि लेकिन जो ईद पे कपड़े बनाने की खुशी है ना, चाहे आप आज भी वो होती है, लेकिन आज अब ज़रा थोड़ी सी, आप भी सही कह रहे हैं, कुछ ये चीज़ें मान पड़ गई हैं। लेकिन पहले तो ये था कि ये तो बहुत ही मस्त था कि आप पहले से ही जो है वो ईद की तैयारियां जो है बड़े दिन पहले शुरू हो जाती हैं, और उसी तरह से और कपड़े बनाने और बाकी, और स्पेशली अगर आप और छोटी एज में चले जाएं तो बच्चियों के लिए मेहंदी लगाना और ये सारा कुछ जो है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ फिर आगे जाके और स्पेशली जब आप अब्रॉड में होते हैं तो यू मिस ऑल दिस एक्टिविटीज़। सर आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था डिस्कवर पाकिस्तान को लेके। ये अपनी तर्ज का एक वाहिद वो चैनल था जिसने पाकिस्तान को एक अपनी कैमरे की निगाह से जो है वो एक्सप्लोर किया, और उस टाइम पे साबिक वज़ीर आज़म का इनिशिएटिव भी था प्रमोशन ऑफ टूरिज़म को लेके। तो आपने उनके किसी ऐसे मोटो को देखते हुए इसको स्टार्ट किया, या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश थी, या आपने क्या सोच के जो है वो इसको स्टार्ट किया? वेल एक्चुअली मुझे काफ़ी मौका मिला दुबई में रहते हुए टूरिज़म पे ऊपर काम करने का। मैं एडवाइज़र भी था दुबई की रूलिंग फैमिली का। तो वहाँ पे हमने दुबई की टूरिज़म के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, और बहुत बड़े नंबर्स जो थे वो हमने क्रिएट किए वहाँ पे। तो बस वही उसी चीज़ को लेके जब मैंने पाकिस्तान में रिसर्च की और टूरिज़म के पोटेंशियल को देखा, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल था। पाकिस्तान इन माय पर्सपेक्टिव कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स जो है वो टूरिज़म इंडस्ट्री से हर साल कमा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर काम नहीं हुआ। पिछले दौर में भी काफ़ी इसके ऊपर इनिशिएटिव शुरू हुए, लेकिन समहाउ वो नहीं हो सके, और अभी भी करंटली भी मैं नहीं देख रहा कि कोई भी कि टूरिज़म को कभी भी सीरियस लिया जाता हो। हालांकि यही है कि जिस वक्त पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न या पूरी चैनल बंद हो रहे थे, तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट है, उसको चलाना आम बंदे का काम नहीं है। फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का अदारा है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सरमाए की जरूरत है। ये पहला चैनल था जो डिस्कवर पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान को दिखाना था, ना तो करंट अफेयर था, ना सियासतदानों को खुश करके पैसे लिए जा सकते थे, ना मुखालफत में किसी आदमी को तंग करके पैसे लिए जा सकते थे। फिर ये रिस्क था, और अब उस वक्त आप ग्रिड में गए जिस वक्त 38 बिलियन या इस किस्म के करोड़ चल रहा था, तो ये इन्वेस्टमेंट रिस्क की तो बहुत ज़्यादा थी। आपको उम्मीद थी कि ये चल जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल गया। एक्चुअली जी कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा नहीं देखी जाती, वो पैशन ड्रिवन होती हैं।
तो ये भी एक डिस्कवर पाकिस्तान का आइडिया भी जो था वो पैशन ड्रिवन था। उसमें यही था कि हमें अंदाज़ा था कि 3, 4, 5 साल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जेब से इन्वेस्ट करेंगे। और अभी तक पिछले 4 सालों से 1 साल हमने इसकी प्री प्रोडक्शन का काम किया और फिर 3 साल अभी हमने अपनी 3rd एनिवर्सरी जो है वो उसको मनाई है। तो 3 साल हमें ऑन एयर हो गए हैं। तो इस टाइम में हम अभी भी बहुत सारे पैसे मैं जेब से डालता हूँ, लेकिन यही है उसके पीछे एक नेशनल कॉज़ है, उसके पीछे मुल्क की खिदमत है। तो वो आपने एक दफ़ा ये वैसे भी डिस्कस हुआ था, आपका इससे जो रिलेटेड यानी सिस्टम था वो आप लोगों को कंसोर्शियम के तौर पर ऐड करना चाहते हैं। सपोज आप पाकिस्तान का कोई हिस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, वहाँ रहने के लिए होटल चाहिए, वहाँ फैसिलिटेशन चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ चाहिए। इस किस्म की चीज़ों में कामयाबी हुई है जी, बड़ी हद तक जी, बहुत हद तक। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमें आज तक हमारे जो हिडन ज्यूल्स जो हैं, जो पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जो माउंटेन्स हैं, आबशारें हैं, पहाड़ हैं, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान में वादियाँ हैं, ऐसे खूबसूरत मेडोज़ हैं, डिफरेंट टाइप के वेदर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि जो हमें पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी दिखानी थी। तो हम बहुत हद तक कामयाब रहे ये सब कुछ दिखाने में। फिर लोगों के अंदर जब ये सारा जज्बा कायम हुआ, लोगों को पता चला पहली दफ़ा कि पाकिस्तान वाकई इतना खूबसूरत मुल्क है कि हमें अपनी हॉलीडेज़ जो है वो दुबई या यूरोप में मनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हॉलीडेज़ अगर पाकिस्तान में ही मनाएं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके साथ साथ हमारा टारगेट ये भी था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कि उनको भी अपने मुल्क में लाया जाए, कि वो भी अपनी हॉलीडेज़ के लिए यहाँ पे आएँ। फिर इसी तरह जो फॉरेनर्स हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान न सिर्फ़ एक खूबसूरत मुल्क है बल्कि इसके अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। ये बहुत बड़ी हमारी परसेप्शन के बहुत बड़ा मसला है कि हमारी परसेप्शन जो वर्ल्ड में वेस्ट में बनी हुई है वो बहुत नेगेटिव है। तो उसी के ऊपर काम करना था हमने, तो हमने उसके ऊपर काम किया। लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारे एरियाज़ में हमने सिर्फ़ एज ए टीवी चैनल अपने रोल को यहाँ तक महदूद नहीं रखा कि हम सिर्फ़ चीज़ें दिखाएं। हमने माउंटेनियर्स को हायर करके हमने उन माउंटेन्स को डिस्कवर किया कि जो माउंटेन्स आज तक सर नहीं हुई थी, तो हमने जो है उनको वो सर किया। हमने जो है इसी तरह से जो है हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने वेरियस कोर्सेज शुरू करवाए। हमने टूर गाइड के कोर्सेज बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो हमने शुरू करवाए। वो हमने इसी तरह जो है हमने बहुत सारे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया कि लोगों ने बहुत सारे होटल्स हमने उनको गाइड किया कि आप यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने अट्रैक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ, मैं बहुत मुतमिन हूँ कि हमने यानी डिस्कवर पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान की पॉजिटिव परसेप्शन, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, सॉफ्ट इमेज और उसके साथ साथ पाकिस्तान के टूरिज़म की प्रमोशन में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। चलिए सर, वो तो आपका एक दुबई में रहते हुए एक इंसेंटिव था, आपने वहाँ रह के सोचा कि मैं पाकिस्तान जब वापस आऊँगा तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान को दूंगा। तो अब जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये ऑर्गेनिक फूड विलेज है। आपने देहात की तर्ज का DHA में एक विलेज और एक रेस्टोरेंट जो है लॉन्च किए, तो इसके पीछे आपका कौन सा पैशन था और आइडिया था? ये इस तरह लेने ऐड कर लें सप्लीमेंट के लिए कि ये मुख्तलिफ है, टूरिज़म मुख्तलिफ है। होटलिंग यानी ये इस तरह लाहौर में लोगों को इस तरह की चीज़ें फैल करवा देती नहीं, और ये आप मल्टी डायमेंशनल आप काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली सी देखें, ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये फूड जो है ये एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे विलेज का। ये एक्चुअली इट फॉल्स अगेन, अगर हम टूरिज़म की बात करें तो ये फॉल करता है अंडर जो है वो एग्री टूरिज़म।
एग्रीकल्चर टूरिज़म जो है ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ओवर 50 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया में। इसी तरह की हमने यहाँ पे इस लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में इसका एक पूरा थीमेटिक विलेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिसमें आपकी ऑर्गेनिक खाद भी हम यहीं पे बनाते हैं। जो पत्ते होते हैं दरख्तों से गुज़रते हैं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ट्रीज़ हैं, इन ट्रीज़ के पत्ते वरना वो ज़ाया होंगे, हम उन पत्तों को उठाते हैं, उठा के उनको प्रोसेस करते हैं, उनकी हम खाद बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा लाइव स्टॉक है। हमारे पास मुर्गियाँ हैं, देसी मुर्गियाँ हमने यहाँ पे रखी हैं। देसी मुर्गियों की जो वेस्ट है उस वेस्ट को उठा के हम अपनी फ़िश को देते हैं। यहाँ पे फ़िश का पॉन्ड है। फिर इसी तरीके से जो है हम जो भैंसें हैं जो यहाँ पे हमने रखी हैं, उन भैंसों का गोबर जो है उससे हम खाद क्रिएट करते हैं। तो इस तरह हमें बहुत सारा ऐसा जो है वो एक एको विलेज और एको सिस्टम हमने डेवलप किया है। यहाँ पे हम अपना गुड़ और शक्कर बनाते हैं, यहाँ पे हम अपना जो है वो सब्ज़ियाँ उगाते हैं, यहाँ पे आटे की चक्की मौजूद है। यहाँ पर इसी तरह एक पूरा ये एक थीमेटिक विलेज है और ये इस तरह के विलेज दुनिया में कई जगह पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो हर चीज़ जो है वो यूटिलाइज हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर, मीठी ईद कहा जाता है ईद उल फितर को, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मीठे में क्या पसंद करते हैं ईद पे? पहले बेशक वो थोड़ा सा ना आप अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर आपसे हमने बात ईद के मतलब बड़ी बात करें तो याद आशा करें। अभी हम मीठे से ही शुरू करते हैं। तो ये मीठे में देखेंगे आई एम स्वीट लवर ऑनेस्टली, और मैं ये है कि और इसी चेंज आएगा तो लोग हर बंदा कहते हैं चीनी मैंने, और इसी चीज़ को देखते हुए रियली मेरे ना घर में मीठा ले जाने की पाबंदी है। मैं ट्राई करता हूँ कि अपने ऑफिस में ही जो कुछ खाना है खा लूँ, खा के जो है घर क्लीन हैंड्स के साथ जाऊँ, वरना जो है वो बड़ा मसला बनता है। और वैसे भी मुझे भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है मेरा स्वीट के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक आपके दूसरे प्रोजेक्ट में डायबिटीज से अल्लाह पाक ने बचाया हुआ है। एग्जैक्टली। तो मुझे जी ऑलमोस्ट स्वीट की जो भी चीज़ जो मीठी है ना, वो गुड़ से लेके चाहे वो जलेबी है, चाहे वो गुलाब जामुन है, चाहे वो सवैयाँ हैं, चाहे वो फरनी है, कोई भी चीज़ है जो मीठी है, बिलीव यू मी दैट इज़ माई वीकनेस। यानी कोई एक स्पेसिफिकली हर चीज़ मीठी जो है ना, सीरियसली। और मैं तो खुद मैं कहता हूँ मुख्तलिफ किस्म की आप लाइफ में खूबसूरत यादें शेयर करें, उसमें रिलेटेड ईद की भी आती है तो वो भी कर लेंगे, ताकि भी आपके ना देखने वाले सुने डॉक्टर फैसल रफीक साहब वो इतनी ही मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कौन कौन सी जगह पर आप खुश हुए, कहीं थोड़ा सा जद्दोजहद में रुकावट आई, बहुत खुश हुए, अचीवमेंट हुई? वेल जी, मैं एज यू नो इकबाल साहब, आई एम सेल्फ मेड पर्सन। तो मैंने यहाँ से जब आउट ऑफ कंट्री भी गए तो वहाँ पे भी ये था कि जॉब करनी थी, पैसे कमाने थे, और फिर वो पैसे जो है वो स्कूल कॉलेज की फ़ीसें देनी थी, और अपने आप को भी सपोर्ट करना था और पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करना था। तो ये है कि लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है नई नस्ल ये बहुत देखें, आज की जो यूथ है जो मैं देख रहा हूँ कि आपको सब कुछ यहाँ पे प्लेट में रखा हुआ मिल रहा है, और हम पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही मैं समझता हूं कि हमारी जो यूथ है वो बहुत, अगर कोई पॉवर्टी का इशू है तो वो तो एक अलहदा है, वो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं इस वक्त, लेकिन ये है
कि जो लोग अफोर्डिंग हैं उनके लिए हमारे बच्चे, मैंने नहीं देखा कि कभी, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि प्रेसिडेंट बुश, उसकी दोनों बेटियां जो हैं वो कॉलेज में भी जाती थी और साथ में मैकडॉनल्ड पे काम भी करती थी, वाइल ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन अर्थ, यानी एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है और उसकी बेटियां दोनों जो है वो मैकडॉनल्ड पे जॉब करें। आप यहाँ पे मुझे दिखाएं कि कौन सा जो है वो ऐसा कोई पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर भी होगा तो वो उसकी बेटी किसी मैकडॉनल्ड पे काम नहीं कर रही होगी। जरा अर्थ आ गई है, उनके बच्चे काम नहीं करना चाहते भी नहीं, बड़ी कम परसेंटेज रह गई है जो जद्दोजहद में कोशिश कर रही है, वरना वो मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है ना, तो लेकिन उसके बावजूद भी हम एजुकेशन में पीछे हैं, वो एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन और दूसरी बात यह है कि देखें यहाँ पे जो है अगर वो बच्चियाँ काम कर रही हैं वो इस वजह से काम नहीं कर रही कि उनके पास घर में कुछ नहीं है, उनके पास अब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनके पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उनके अंदर वो इसलिए काम कर रही थी, या आज भी जो बच्चे हैं वो काम करते हैं वहाँ पे, कि वो दे वांट टू हैव ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि वो ये करना चाहते हैं कि मैंने क्या किया, ये तो मेरे बाप का है, ये मेरी माँ का है, ये मेरे एंसेस्टर्स का है, हमें इनहेरिटेड हुआ है ये सब कुछ, लेकिन जो है जो मैंने क्या किया, तो वो अगर उस मैंने में कि अगर उन्होंने $10 भी अर्न किए हैं तो वो $10 भी उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये है सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मेरे ख्याल में हमारी जो यूथ में लैक कर रहा है, और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ये हमें इसके लिए प्राउडली ये करना चाहिए, ये देखना चाहिए, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो मेरे वालिद की स्ट्रगल है, वो आपके वालदा की स्ट्रगल है, वो फैमिली की स्ट्रगल है। आपने क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको एहसास नहीं होगा, आपको एहसास नहीं होगा कि ये पैसा कैसे बनता है और इस पैसे को कैसे स्पेंड करना है हमें। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो मैं कहूँगा कि जब आप स्टार्ट किया था ना आपने जद्दोजहद का, तो फिर इधर हम बात पर आ गया, अब चलते जाएँ जहाँ पर। हाँ जी तो ये कि हमने तो इस तरीके से अपनी जद्दोजहद की है, फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा, उसमें भी यही कि जब पहले फुल टाइम जॉब की, फिर उसके बाद बिज़नेस किया, और उस बिज़नेस में भी इसी तरह दिन और रात मेहनत की। और उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, बहुत सारे अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की आप बायोग्राफी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो स्ट्रगल मिलेगी, बहुत बड़ी स्ट्रगल, उसके साथ साथ परसिस्टेंसी भी मिलेगी कि वो परसिस्टेंट थे, कि वो जहाँ पे जो कुछ करना चाह रहे थे दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि हमने क्या करना है, तो वो परसिस्टेंट रहे, उसके ऊपर काम करते रहे। और फिर आपको उससे अगली चीज़ जो है वो है फेलियर, आपको फेलियर भी मिलेंगे। तो इसी तरह मुझे भी मेरे लाइफ में कम से कम कुछ 4 से 5 मरतबा ऐसी सिचुएशन में आई फेल इनटू अ सिचुएशन कि जिसमें ये था कि आपके पास जो बिज़नेस था वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो गया। उसकी कई वजूहात हैं, हो सकती हैं कहीं भी, जब भी कोई भी ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो, लेकिन ये है कि उसमें, और ये नेचुरल है, आपकी कोई गलती हो सकती है, कोई क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कोई इकोनॉमिकल चेंज आ सकती है, कोई वर्ल्ड क्या ग्लोबल डिज़ास्टर आ सकता है, जिस तरह कोविड-19 में कितने सारे बिजनेसेस जो है वो ख़त्म हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपने अपना हौसला नहीं हारना, जो हमने भी नहीं हारा, और हमने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया आइडिया जनरेट किया और उस आइडिया के ऊपर काम किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आइडिया फिर और ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरह ये है कि सक्सेस और फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ सक्सेस है, उसी से आप सीखते हैं और उसी से आप आगे बढ़ते हैं। आपकी आदतें जो हैं वो घर वालों को पसंद हो रहती हैं, कौन सी नापसंद? मेरे ख्याल में जो है सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ें तो आपको पता घर वालों को
वो यही होती हैं, और स्पेशली फैमिली को, टाइम ना कि जिसमें टाइम ना देना देखें कि आप जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे होते, आप अपनी बहुत सारे डे अफेयर्स में बिज़ी होते हैं, क्योंकि जिस तरह आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ती जाती है उसी तरीके से आपको उसमें टाइम भी आपका वो लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा नापसंद तो यही चीज़ होती है कि जो है कि टाइम नहीं देते। लेकिन पसंद चीज़ों में ये है कि मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड टाइप ऑफ पर्सन हूँ। मैं अपना कोई भी टाइम वक्त जो भी है, हाँ मेरा बिज़नेस में या किसी चीज़ में लगे तो लगे, लेकिन ये है कि मैंने कभी भी बाकी कोई भी टाइम अगर मुझे मिलता है तो मैं आई ट्राई टू स्पेंड विद द फैमिली, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। इस सिस्टम में मैंने देखा है अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, लेकिन घर वाले इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें, मेरे ख्याल में ना ये सारी चीज़ें आपको, हर किसी को अपने अराउंड जो लोग होते हैं ना, आपको उन्हें हर चीज़ के लिए आदी करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ की हुई है सिंपल सी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फ़ोन जो है, टेलीफोन कॉल्स जो हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। कि बहुत सारे आपके जानने वाले वो आपको मुख्तलिफ़ औक़ात पे मुख्तलिफ़ कॉल्स कर रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो सारे 1-1.5 घंटे की गुफ्तगू का हासिल ये होता है कि जी अच्छा आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, खाया क्या था, पकाया क्या था। तो वो कोई ऐसी प्रोडक्टिव गुफ्तगू नहीं होती। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली हुई है कि मैं टेलीफोन पे कॉल नहीं लेता। अब उसमें बहुत सारे दोस्तों को बुरा भी लगता है कि जी मैंने उनकी कॉल नहीं ली। लोग आदि भी हो गए, वो सुना भी शामिल है। फिर वो एक टाइम के बाद अब वही चीज़ है, तो मैं वही बात कर रहा कि वो लोग फिर आदी हो जाते हैं। अब मेरी रूटीन ये है कि मैं दिन में कुछ मैसेजेस का जवाब मैं देता रहता हूँ, लेकिन जो स्किप हो जाते हैं मैं रात को सोने से पहले सारे के सारे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज पे जितने भी मैसेजेस होते हैं मैं सबका जवाब दे के सोता हूँ। लेकिन जब आप घर वालों की कॉल नहीं उठाते होंगे तो आपकी लड़ाई नहीं होती होगी उनके साथ कि मैंने तो कॉल की इस टाइम पे और आपने अच्छा, कॉल नहीं उठाई? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पॉसिबिलिटी हो सकती है और कई दफ़ा हो भी जाती है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको जो है वो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आपको अपने अराउंड जो भी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, उसको अपनी चीज़ों के लिए आदी करें उनको, बजाय ख़ुद से हर एक की जगह पे आप जाके हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं वो आपकी रह जाएंगी। अच्छा, कामयाब आदमी हम आपको जानते हैं, वो नई नस्ल को एडवाइस जी, हम आपको कामयाब आदमी बनते हैं। ये है कि आप अल्लाह की नवाज़ी भी यार आदमी नई नस्ल का पैगाम में ईद के ऊपर खास। वेल जी, इस ईद के ऊपर मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा हमारा फेस्टिवल है, और कोई भी बड़ा फेस्टिवल या बड़ा इस तरह का कोई इवेंट होता है, जिस तरह न्यू ईयर है, ईद है, कोई भी, तो इंसान जो है वो कोई ना कोई अपनी उसको तजदीद करता है किसी न किसी चीज़ की कि मैं आज के बाद या इस इवेंट के बाद या इस टाइम के बाद मैं ऐसे करूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो है, और स्पेशली हमारी यूथ को, कि इस ईद पे सबसे पहले कि इस ईद पे हमें ख़ासकर आजकल जो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन है मुल्क में, तो सबसे पहले तो अपने अराउंड हर किसी को देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन खुशियों से महरूम ना रह जाए। तो जहाँ भी आपकी दस्तरस में हो, जो कुछ भी आपकी दस्तरस में हो, सबसे पहले तो उनके लिए उनका ख्याल करें हर जगह पे वो, और शुरू करें उसको अपने फैमिली से, अपने एम्प्लॉइज़ से, अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से, और फिर उसको जैसे जैसे आपको इस्तात हो इस दायरे को फैलाएं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ का तहैया करें इस दिन को लेके कि हमने इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाहे हमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव दिखने में नज़र आती हैं, लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये बहुत ही कीमती मुल्क है। ये हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए हमने मिल के इसको संभालना भी है, इसको प्रोग्रेस की तरफ भी लेके जाना है, हमने इसकी प्रॉस्पेरिटी का पार्ट बनना है, हमने किसी भी नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना। और इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत के साथ सारे मिलकर जब
इनोवेशन के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और ईद मुबारक और आपके सर अल्लाह सब ताला व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर, बहुत 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 शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। जी।